स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया जो कि बिहार तथ्य संग्रह देखेंगे, जिसमें आपका आज का टॉपिक हमारा चल रहा है कि बिहार की नदी घाटी परियोजना और बिहार के भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे कि बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से कवर करने वाले हैं कि बिहार के नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है आपका कि जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंध या जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो देखेंगे कि बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना में आपका सोन नदी हो जाता है, उसके बाद आपका गंडक नदी हो जाती है, उसके बाद जो है आपका कोसी नदी हो जाता है। इसमें पॉइंट देखेंगे सोन बहुउद्देशीय परियोजना में, तो सोन नदी परियोजना का निर्माण जो है आपका 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुराने एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बना करके दो नहरें निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सोन नदी आया हुआ है और ये सोन नदी यहाँ से निकल गया है। यहाँ पे जो है आपका बांध बनाया गया है। बांध कहाँ में बनाया गया है, तो देखिए बांध जो है आपका डेहरी में बारून के पास जो है आपका बांध बनाया गया है, और एक जो है यहाँ से पूर्वी नहर निकलता है और यहाँ से जो है आपका पश्चिमी नहर निकलता है। अकॉर्डिंग टू मैप आप समझिए। तो देखते हैं पूर्वी नहर बना हुआ है, इस नहर से जो है आपका औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई होती है। और जब पश्चिमी नहर निकला हुआ है तो पश्चिमी नहर के अंतर्गत जो है रोहतास हो जाता है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की सिंचाई होती है। आगे बात करते हैं कि सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि आपका 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र आपका 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। ये दोनों को आप याद रखिएगा कि सोन नदी पे जो है आपका 2 जल विद्युत केंद्र बनाया गया है। जो डेहरी जल विद्युत केंद्र आपका 6.6 मेगावाट का है, और एक जो बना हुआ है आपका बारून जल विद्युत केंद्र जो कि आपका 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ से, गंडक नदी परियोजना। तो देखिए गंडक नदी परियोजना जो होता है यहाँ से कि गंडक नदी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ है। इसको ध्यान दीजिएगा कि गंडक परियोजना के लिए जो है आपका कि 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ है। इस परियोजना का कार्य जो है आपका 1960 से ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास, इसको ध्यान दीजिएगा कि इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पे भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण कराया गया है। भैंसा लोटन आपका कहाँ में है, तो पश्चिमी चंपारण में है। यह बैराज जो होता है आपका वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्माण किया गया है। यहाँ पे देखिए वाल्मीकि नगर के पास जो है त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकली है। देखिए गंडक परियोजना से भी जो है जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकली है, जिसको पूर्वी गंडक नहर बोला जाता है और पश्चिमी गंडक नहर बोला जाता है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन नहर से, तो तिरहुत नहर से, त्रिवेणी नहर से और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग को तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों का सिंचाई होता है। और पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। आगे बात करते हैं कि इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। आगे बात करते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। तो देखिए कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है यहाँ पे देखिए कोसी नदी पे जलाशय बन रहा है, जो कि कोसी नदी नेपाल उत्तर से आती है, और ये जो है कोसी नदी आपका निकल गया है। ये भी जो है आपका पूर्वी कोसी नहर होता है, ये भी जो है आपका पश्चिमी कोसी नहर बना हुआ है। तो कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो कोसी परियोजना और एक जो है आपका गंडक परियोजना, ये दोनों जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना आपका 1953 ईस्वी में किया गया था, और इस परियोजना 1954 ईस्वी
ईस्वी में लागू हो गया था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। तो देखिए कहाँ में बनाया गया है बांध, कहाँ में बनाया गया है, कोसी नदी पे। तो हनुमान नगर में बांध बना करके जलाशयों का नेपाल में जलाशयों का निर्माण किया गया है। यह परियोजना आपका 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि गंडक परियोजना कब चालू किया गया था। तो देखिए गंडक परियोजना जो है आपका 1959 ईस्वी में परियोजना बना था। 1960 ईस्वी में इसको प्रारंभ हो गया था कार्य करना। और जो है आपका इस कोसी परियोजना जो था 1953 ईस्वी में परियोजना की स्थापना किया गया था और 1954 ईस्वी में इसमें लागू हो गया था। और जो है आपका 1965 ईस्वी में इस परियोजना पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था। और इस सभी में देखिए आपका देखिए सोन नदी में भी पूर्वी नहर निकाला गया है, पश्चिमी नहर निकाला गया है। गंडक नदी में भी पूर्वी निकाला गया है। पूर्वी के पानी आपका बिहार में जाता है और पश्चिमी के पानी आपका नेपाल में जाता है। उसी प्रकार जो है आपका कोसी नदी पे हनुमान नगर में बांध बनाया गया है जो कि आपका नेपाल में है। इससे भी पूर्वी नहर निकलता है और जो है आपका पश्चिमी नहर निकलता है। और बोला गया है क्या कि कोसी का निर्माण जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों से निकलता है। पूर्वी कोसी नहर से इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि को सिंचाई होती है। और पश्चिमी कोसी नहर से जो होता है इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों नहर से जो होता है आपको बिहार को ही फायदा होता है। आगे देखते हैं कि झील देखते हैं। तो बिहार के प्रमुख झील देखेंगे। तो देखिए बिहार के प्रमुख झील में देखेंगे कि सरैया मन झील अकॉर्डिंग टू मैप देखेंगे कि सरैया मन झील आपका कहाँ में है, पश्चिमी चंपारण में है। मोती झील एवं पिपरा मन झील आपका पूर्वी चंपारण में है। देखिए सरैया मन झील आपका पश्चिमी चंपारण में है और मोती झील और पिपरा मन झील आपका पूर्वी चंपारण में है। कुशेश्वर झील आपका दरभंगा में है। उसके बाद सिमरी झील जो होता है आपका सहरसा में है। गोगा बिल झील आपका कटिहार में है। जगतपुर झील जो होता है आपका भागलपुर में है। कांवड़ झील आपका कहाँ में है, तो बेगूसराय में है। नालंदा में कौन सा झील है, तो नालंदा में देखेंगे हम तो घोड़ा कटोरा झील जो कि आपका राजगीर में देखने को मिलता है। गया जी में जो है आपका मुचलिंडा झील, गया जी में कौन सा है, मुचलिंडा झील है। और कैमूर में कौन सा झील है, तो आपका अनुपम झील जो है आपका कैमूर में है। अब इसको हम बॉक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैप हम समझ ले कि कौन कहाँ पे है। अब बिहार के प्रमुख झीलें देखेंगे तो कांवड़ झील आपका कहाँ में है, बेगूसराय में है। गोगा बिल या घोघा झील इसको बोला जाता है जो कि आपका कटिहार में है। कुशेश्वर झील आपका दरभंगा में है। सिमरी झील आपका सहरसा में है। जगतपुर झील आपका भागलपुर में है। मोती झील जो कि आपका मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैया मन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरा मन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। घोड़ा कटोरा झील जो कि राजगीर नालंदा में है आपका। अनुपम झील आपका कैमूर में है। मुचलिंडा झील बोध गया जी में है। नागी झील जो कि आपका जमुई में है और नकटी झील जो कि आपका जमुई में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इससे देखने को मिलता है कि बिहार के प्रमुख नहरें को देखेंगे। जैसे कि देखिए त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये तीनों जो होता है त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर, ये सभी जो है आपका गंडक नदी पे है। इससे लाभवंती क्षेत्र जो होता है आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और वैशाली को इससे लाभ मिलता है। एक जो आ गया यहाँ पे आ गया पूर्वी कोसी नदी, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। तो पूर्वी कोसी नदी पे जो पूर्वी कोसी नहर जो है इससे आपका जो होता है अररिया, सुपौल और पूर्णिया को लाभ होता है। और पश्चिमी कोसी नहर से जो होता है आपका दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को लाभ होता है। और एक नहर जो है आपका राजपुर नहर, ये भी जो है कोसी नदी पे है। इससे सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय को लाभ होता है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं हम आपका पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। तो पूर्वी सोन आप ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू मैप, अगर आप मैप को अगर माइंड में बैठाए हुए हैं तो पूर्वी सोन से जो होता है आपका औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल को लाभ होता है। और पश्चिमी सोन से जो होता है आपका भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर को लाभ होता है। आगे देखते हैं जो ये सभी प्रमुख नहर है। अगर आपको जो है ये सभी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। आगे देखते हैं जलप्रपात को कवर करते हैं। तो
जब नदी की ढाल की आकस्मिक परिवर्तन, अकस्माता परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम जलप्रपात बोलते हैं। बिहार का सबसे अगर प्रमुख जलप्रपात जो गर्मियों के छुट्टी में बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल होता है। और जो है आपका ककोलत जलप्रपात कहाँ में है, तो नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात आपका रोहतास में है। कशिश जलप्रपात आपका रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात आपका रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात आपका रोहतास में है। तो यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा कि दुर्गावती, कशिश, धुआं कुंड, मंझर और तुतला। दुर्गावती, कशिश, धुआं कुंड, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इसको याद करना होगा कि दुर्गावती, कशिश, धुआं कुंड, मंझर कुंड और तुतला भवानी, ये सभी जलप्रपात आपका रोहतास में है। और करकटगढ़ जलप्रपात आपका कैमूर में है। और तेलहर जलकुंड आपका कहाँ में है, तो कैमूर में है। और ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखते हैं कि बिहार के प्रमुख जलकुंडों को कवर करेंगे। बिहार के प्रमुख जलकुंड होता है, जैसे कि राजगीर में कौन सा जलकुंड है, तो ब्रह्मकुंड राजगीर में है, जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ब्रह्मकुंड हो गया, उसके बाद सप्तधारा राजगीर में है। मखदूम कुंड हो गया, गोमुख कुंड हो गया, उसके बाद सूर्य कुंड हो जाएगा, नानक कुंड हो जाएगा। ये सभी कुंड जो है आपका राजगीर में है। मुंगेर में कौन कौन से कुंड है, तो लक्ष्मण कुंड हो जाएगा, रामेश्वर लक्ष्मण कुंड हो जाएगा, उसके बाद आपका रामेश्वरम कुंड हो जाएगा, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड, ये सभी जो है आपका मुंगेर में है। और एक गया में है, जो कि आपका अग्नि कुंड है। अब देखेंगे हम यहाँ से कि बिहार की मिट्टी को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि बिहार की मिट्टी क्या बोला गया है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैला मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को हम क्या बोलते हैं, तो मृदा बोलते हैं। तो मृदा हम कहते हैं किसको हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैला मोटे, माध्यम और बारीकी कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को हम क्या बोलते हैं, मृदा या मिट्टी बोलते हैं। मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने फूटने, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा का निर्माण जो होता है आपका स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, जो विश्व मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं, और विश्व मृदा दिवस जो होता है आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी भाग है। बिहार जो है आपका एक मैदानी राज्य है, जहां 90% भाग में जलोढ़ मिट्टी, अपोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी, अपोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी जो है आपका 90% भाग पे पाई जाती है। और बिहार में मिट्टी को उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं कि उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी। तो देखते हैं, उत्तरी बिहार की मिट्टी में आपका पर्वत पदीय मिट्टी होता है, उसके बाद आपका तराई मिट्टी हो जाता है, पुरानी मिट्टी जिसको हम बांगर मिट्टी बोलते हैं, नवीन मिट्टी जिसको हम खादर मिट्टी बोलते हैं। अब दक्षिणी बिहार की मिट्टी को हम देखेंगे तो ताल मिट्टी हो जाता है, कगारी मिट्टी हो जाता है। दक्षिणी बिहार में पुरानी मिट्टी को हम करेला या केवाल मिट्टी बोलते हैं। और यहाँ पे एक मिट्टी लाल पीली मिट्टी बोला जाता है, जिसको हम बलथर मिट्टी बोलते हैं। अब देखेंगे ईच एंड एवरी को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। जैसे कि उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण जो होता है हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से होता है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गीयों में बांटा गया है। उत्तर बिहार के मिट्टी जो होता है आपका हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी आदि से निर्माण होता है। आदि जो सहायक नदी है उससे निर्माण होता है। और उस उत्तर बिहार के मिट्टी को 4 उपवर्गीय में बांटा गया है, जैसा कि हम आपको पहले ही बॉक्स में दिखा चुके हैं। जो पर्वतीय मिट्टी, जिसको हम इंग्लिश में पिडमॉन्ट मिट्टी बोलते हैं, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस श्रेणी में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी हो जाती है और यह अत्यधिक उपजाऊ
अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान गन्ना खेती के लिए आपका अनुकूल होता है। अब आते हैं हम तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के उत्तरी सीमा एवं पश्चिमी सीमा, बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर के पूर्वी से किशनगंज तक फैला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैप में क्या बोला गया है, पश्चिमी चंपारण, मतलब कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूर्वी डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं किशनगंज तक फैला हुआ है, जो कि 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। आगे क्या बोला गया है कि इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे एवं पीले रंग की होती है। तराई मिट्टी जो होता है आपका हल्के भूरे एवं पीले रंग की मिट्टी होती है। इस मिट्टी में आपका धान पटसन गन्ने की खेती के लिए आपका अनुकूल होता है। अब आते हैं हम पुरानी मिट्टी, जिसको हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। इस मिट्टी का विकास उस क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रति वर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का मुख्यतः विस्तार जो होता है आपका घाघरा गंडक दोआब से होता है, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग से होता है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि में देखने को आपको मिलता है। इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होता है। ध्यान दीजिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी में चूना एवं पोटास की मात्रा अधिक होता है, बट फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की मात्रा में यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। इसके प्रकृति जो होता है आपका क्षारीय मिट्टी होता है। मिट्टी की प्रकृति जब क्षारीय होता है तो मिट्टी बहुत ही अच्छा मिट्टी होता है। इससे मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इस नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी बोलते हैं। तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार आपका गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटी में आपको देखने को मिलता है। इस मिट्टी का रंग जो होता है आपका गहरा भूरा होता है। इसमें बालू एवं चिक्का की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि को अच्छा पैदावार होता है। आगे देखते हैं कि दक्षिणी बिहार की मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार जो होता है आपका गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिणी बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, दक्षिणी बिहार की मिट्टी जो है गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य आपको देखने को मिलता है। और इस मिट्टी के संरचना का आधार जो होता है कि दक्षिण बिहार की मिट्टी के 4 भागों में उपवर्गित किया गया है। पहला जो होता है आपका टाल मिट्टी किसको बोलते हैं, तो टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। टाल जो होता है निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है, मतलब कि वर्षा ऋतु में उस पर जल से डूबा रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार आपको गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर, भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में आपको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि यह मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग की मिट्टी एवं भारी मिट्टी मिलता है। इस मिट्टी में रबी फसल अच्छी होती है तथा यह क्षेत्र जो होता है दलहन उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र है। आगे देखते हैं, एक होता है आपका कगाड़ी मिट्टी, जिसको हम केवाला मिट्टी बोलते हैं। कगाड़ी मिट्टी है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदी के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। यह उर्वरा शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। इसकी उर्वरा शक्ति जो होता है आपका कमज़ोर देखने को मिलता है। यह मिट्टी में आपका मोटे अनाज सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल आपका मक्का हो जाएगा, सरसों और मिर्च होता है। आगे देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो कि आपका दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैराल या केवाल मिट्टी बोला जाता है। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक आपको देखने को मिलता है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाले प्रमुख फसलें आपका मक्का हो गया, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि देखने को मिलता है। आगे देखेंगे लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, जिसको हम बलथर मिट्टी भी बोलते हैं। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्वी राजमहल की उच्च श्रेणी से 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर से
जमुई मुंगेर से खगड़िया पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत कंकड़ की बहुलता होती है एवं उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता बहुत कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह मिट्टी जो होता है आपका लाल रंग के कारण होता है। इसकी प्रकृति जो होता है आपका अम्लीय होता है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज पाए जाते हैं। जिस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है वहाँ पे उपजाऊ आपका कम देखने को मिलता है, और जिस मिट्टी की प्रकृति आपका क्षारीय होती है वहाँ पे उपजाऊ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा भूमि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अम्लीय हो जाता है तो उसमें चूना डाल करके उसको हम क्षारीय बनाने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। लाल बलुई मिट्टी जो होता है आपका कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। देखिए, लाल बालू मिट्टी बोला गया है कि इस मिट्टी में बालू एवं लेटेराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी के लिए जो होता है, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो होता है इस क्षेत्र में चाय की खेती नहीं होती है और वर्षा भी कम होता है यहाँ पे। इस मिट्टी का मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होता है। अब देखेंगे वन एवं वन्यजीव। अब हम यहाँ से देखेंगे वन एवं वन्यजीव। तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस पर्णपाती वनों की उसकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। वे दो भागों कौन कौन है? तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में देखेंगे कि ये वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो आर्द्र पर्णपाती वन वे वन है जहाँ वर्षा जो होता है 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। और बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन आपका किशनगंज, पश्चिमी चंपारण जो कि आपका वाल्मीकि नगर वन है, तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इस वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत एवं झाड़ियाँ आदि देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि शुष्क पर्णपाती वन। ये वह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होता है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन आपका कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वन में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। तो देखेंगे कि बिहार में जो होता है आपका 12 राष्ट्रीय उद्यान है, और जो है बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में जो है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 जो होता है आपका वन्यजीव अभयारण्य है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। अब देखेंगे आपका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पश्चिमी चंपारण है। इसका क्षेत्रफल 1779.171 है। इसकी विशेषता है कि यह बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षय इसके अंदर है। आगे देखेंगे कि भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका मुंगेर में है। ये जो होता है आपका तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार जो कि आपका गया में है। कांवड़ झील वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका कांवड़ झील वन्यजीव अभयारण्य जो है जो कि आपका बेगूसराय में है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि साइबेरियन पक्षियाँ का आश्रय स्थल है ये वाले, और रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्र भूमि है। तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार के प्रथम आर्द्र भूमि जो रामसर सूची में शामिल किया गया है वो जो है आपका कांवड़ झील वन्यजीव अभयारण्य है। आगे देखेंगे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका रोहतास में है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है जो कि आपका रोहतास कैमूर में है। आगे देखेंगे नागी बांध पश्चिमी बिहार जो कि आपका जमुई में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सबसे छोटा अभयारण्य है। आगे देखेंगे नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका जमुई में है, जो कि आपका
3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। नागी और नकटी ये दोनों को जो है आपका रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका नालंदा में है, जो कि 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है, जो कि 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक जो है आपका रजौली वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका दरभंगा में है। ये जो होता है आपका साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है। आगे देखते हैं कि विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका भागलपुर में है। ये 60 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, जो कि 60 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। गंगा नदी में देखिए 60 किलोमीटर क्षेत्र, जैसे कि अगर भागलपुर बोला गया है, विक्रमशिला डॉल्फिन जो है आपका 60 किलोमीटर गंगा के क्षेत्र में फैला हुआ है, इस तरह से लंबे, और 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक ये फैला हुआ है और भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। हम यहाँ पे स्क्वायर बोल दिए थे, स्क्वायर गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी की लंबाई के अनुसार हम लेते हैं तो 60 किलोमीटर जो कि आपका मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक जो है आपका विक्रमशिला डॉल्फिन के अंतर्गत ही आता है। आगे देखेंगे कि बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये जो हो जाएगा आपका बहुत ही फेमस है कि सलीम अली से बहुत सारे पक्षी अभयारण्य आपको देखने को मिलेंगे। सलीम अली नेशनल पार्क भी है। तो बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो कि आपका वैशाली में है, ये जो है आपका 1.98 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। और पहला सबसे छोटा अभयारण्य जो है हो जाएगा आपका नागी बांध पक्षी अभयारण्य जो कि आपका जमुई में है। वो जो है आपका 1.92 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो है आपका 1.98 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू मैप के अनुसार से देखेंगे कि बिहार में वन्यजीव अभयारण्य, तो देखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है, और जो है इसको जो है रामसर स्थल शामिल कर लिया गया है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिमी चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य आपका दरभंगा में है। कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपका रामसर स्थल है, ये जो है जो हो जाएगा आपका बेगूसराय में है। भागलपुर में देखेंगे तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है। मुंगेर में देखेंगे तो भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है। और नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य और नकटी जलाशय पक्षी अभयारण्य, ये सभी एक ही हैं, जो कि आपका कहाँ में, तो पश्चिमी जमुई में है। और ये जो है आपका रामसर स्थल शामिल है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा आपका नवादा में। राजगीर पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है, तो नालंदा में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य आपका गया जी बोधगया में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ में है, तो कैमूर में है। और बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ में है, तो वैशाली में है। तो देखिए बिहार में रामसर स्थल देखेंगे तो बिहार में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 4 है। यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नागी जलाशय, नागी और नकटी, जो कि ये दोनों एक ही इसको काउंट किया गया है। और एक यहाँ पे है आपका उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, इसको भी रामसर स्थल शामिल किया गया है। एक यहाँ पे है आपका कि कांवड़ झील, इसको भी जो है रामसर स्थल शामिल किया गया है। और चौथा जो हो जाता है आपका, चौथा जो है गोकुल जलाशय जो कि आपका बक्सर में है, इसको भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो अगर बात करते हैं तो बिहार में टोटल चार जो है आपका रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगर इंडिया में टोटल की बात करते हैं तो टोटल 93 जो है आपका रामसर स्थल है, अकॉर्डिंग टू आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर 2025 के अनुसार। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। इसको ध्यान दीजिए कि वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट जो है आपका 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2023 की रिपोर्ट यह श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। आगे देखते हैं कि बिहार में वन आवरण पूछा गया है। तो बिहार में वन आवरण जो है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण जो है आपका 7532.5
45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है आपका 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं कि बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण देखेंगे तो देखिए बिहार में वनावरण जो है आपका 7532 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल 8% है, और 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। वृक्षावरण जो है आपका 2500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका 2.68% है, और 159 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। और झाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका 260 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका 0.828% है। और टोटल की बात करते हैं तो 10,292 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका 10.96% है, और 310 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। तो बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में 10,292 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं कि जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो सबसे अधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार आपका कैमूर जिला में है, उसके बाद वनावरण आपका पश्चिमी चंपारण में है, उसके बाद आपका जमुई में है, और सबसे कम अगर देखने को मिलता है तो आपका शेखपुरा में है सबसे कम, उसके बाद अरवल में है, उसके बाद जो है आपका बक्सर में है। नेक्स्ट देखेंगे कि जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार तो सबसे ज़्यादा कहाँ में है तो कैमूर में हो जाता है, उसके बाद जमुई में है, उसके बाद जो है आपका मुंगेर में है, और सबसे कम देखने को मिलेगा तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से कि 2011 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले, तो देखिए 2021 की तुलना के अनुसार वनावरण में वृद्धि देखेंगे तो भागलपुर में जो है आपका 33.82 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है या वृद्धि हुआ है। मधुबनी में जो है आपका 25.71 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, और बांका में जो है आपका 19.16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, अकॉर्डिंग टू तुलना किया गया है 2021 से 2023 में। और नुकसान की बात करते हैं तो कैमूर में जो है आपका 35.35 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है। नवादा में बात करते हैं तो 9.76 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है, और किशनगंज में बात करते हैं तो -7.56 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है। आगे देखते हैं कि बिहार में वनावरण क्षेत्र एवं जिले 2023 के अनुसार बहुत घने वन आपका कहाँ में है, पश्चिमी चंपारण में है, जो कि शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल हो जाएगा। मध्यम रूप से घने वन कहाँ में है तो पश्चिमी चंपारण में है, और खुले वन कहाँ में है तो आपका कैमूर में है। तो बहुत घने वन कहाँ में है, पश्चिमी चंपारण में है, जो कि आपका 303.78 वर्ग किलोमीटर में है, और मध्यम रूप से घने वन आपका पश्चिमी चंपारण में है, जो कि आपका 527.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा खुले वन आपका कैमूर में देखने को मिलता है, जो कि आपका 499.68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखेंगे कि 2019, 2021 और 2023 में वनावरण की तुलना देखेंगे। जैसे देखिए क्षेत्रफल के अनुसार 2023 में, क्षेत्रफल के अनुसार 2019 में, और यहाँ पे 23 में, 19, 21 और 23 में देखेंगे बहुत घने वन कितना था आपका 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था, जो कि आपका 2021 में भी 333 रहा, और 2023 में आपका 387 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मध्यम रूप से घने वन देखेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार 2019 में 3250 वर्ग किलोमीटर था, और 2021 में देखेंगे तो 3286 वर्ग किलोमीटर हुआ, और 2023 में आपका 3284 वर्ग किलोमीटर हुआ। और खुले वन देखेंगे तो आपका हो जाएगा खुले वन 3693 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा खुले वन 2019 में। 2021 में देखेंगे तो 3762 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं 2023 में तो 3861 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और अगर 2019 में टोटल की बात करते हैं तो 7306 वर्ग किलोमीटर है। 2021 में टोटल की बात करते हैं तो 7381 वर्ग किलोमीटर है, और अगर 2023 की बात करते हैं तो आपका 7531 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम देखते हैं कि नोट क्या बोला गया है कि 10% से अधिक शिखर घनत्व एवं 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षाच्छादित भूमि को हम क्या बोलते हैं, वनाच्छादन बोलते हैं। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या कहाँ में है तो पश्चिमी चंपारण में आपका 1403 है, जमुई में आपका 354 है, मुंगेर में जो हो जाएगा आपका 233 है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बिहार में आपदा प्रबंधन को देखेंगे तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ मुख्य आपदा बाढ़ होता है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात जैसे लू जैसी आपदाएं से पीड़ित होता है। आगे देखते हैं कि बिहार में
बिहार में 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले में से 28 ज़िले जो होते 38 ज़िले में से जो है आपका 28 ज़िले आपका बाढ़ प्रभावित रहते हैं, 10 ज़िले रेस्ट आपका सूखा रहते हैं। 28 ज़िले में से आपका 15 जो ज़िला है आपका अत्यधिक बाढ़ प्रभावित होता है और जो रेस्ट 13 ज़िला बता वो आपका कम बाढ़ प्रभावित होता है। अब देखेंगे कि बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव आपका उत्तर बिहार में देखा जाता है। बाढ़ का क्षतिग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ का जो होता है 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित 15 जिले जो कि आपका पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये सभी जो होता है आपका अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला है। आगे देखेंगे सबसे कम बाढ़ प्रभावित जिला कौन कौन से हैं। कम बाढ़ प्रभावित, सबसे कम नहीं, कम बाढ़ प्रभावित तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा, ये सभी जो है आपका कम बाढ़ प्रभावित जिला है। आगे देखेंगे कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो बिहार के भू आकृति का नीचा होना, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह से अधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियां में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना और बिहार में जल प्रबंध का अभाव होना। तो सबसे अगर मेन पॉइंट अगर यहाँ पे बात बोला जाता है कि बिहार में बाढ़ आने का सबसे मुख्य कारण जो है कि बिहार में जल प्रबंध का अभाव होना, जो कि सरकार के द्वारा इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सरकार सुनती नहीं है। आगे देखेंगे कि तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रह क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। आगे देखेंगे सूखा क्षेत्र देखेंगे तो मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो होता है आपका सूखा होता है। जैसे कि सूखे प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि जो है ये सभी जो है सूखे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे कि टपक सिंचाई होना चाहिए, फव्वार सिंचाई होना चाहिए आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। ये सभी क्षेत्रों में नहर निर्माण का कार्य बहुत जरूरी है। अब देखेंगे हम यहाँ पे भूकंप। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावना के आधार पर निम्न विभिन्न जोन जैसे कि 5, 4 एवं 3, 4, 5 जोनों में आपको विभाजित किया गया है। वे हम जोन को कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जोन 5 जो होता है आपका अत्यधिक प्रबलता होता है। अत्यधिक प्रबलता मतलब कि सबसे ज़्यादा भूकंप जोन 5 में आता है जो अत्यधिक प्रबल है। इसमें जिले जो हो जाता है आपका किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, इस सभी जोन में जो होते हैं अत्यधिक भूकंप की झटका महसूस किया जाता है। जोन 4 जो होता है आपका मध्यम प्रबलता होता है, जो कि आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर, ये सभी जो होता है आपका जोन 4 के अंतर्गत आता है। और जोन 3 के अंतर्गत जो होता है आपका निम्न प्रबलता वाला आता है। जैसे कि गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, ये सभी जो होता है जोन 3 के अंतर्गत भूकंप क्षेत्र के जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। तो इस बॉक्स को आप रट जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा देखने को मिलता है कि पटना जिला भूकंप क्षेत्र के जोन किसके अंतर्गत आता है, तो जोन 4 के अंतर्गत आता है और मध्यम प्रबलता के अंतर्गत आता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बिहार एसआई में देखने को आपको मिलेगा, बिहार एसएससी में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ आते हैं हम चक्रवात। तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यह चक्रवात जैसी आपदा कभी कभी प्रभावित हो जाता है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात जो पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में प्रवाहित होती है। चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिला जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि को ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि ये सभी जिला जो है आपका लगभग जो है आपका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंड्राई फ्रेमवर्क और बिहार। तो देखते हैं कि जापान के सेंड्राई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम को कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आपदा जोखिम की कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जो भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क जो था आपका जापान के एक शहर में 2015 में आपका तीसरा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और भारत जो है आपका कि 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया है और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्यक्रम को लागू किया है। अब इसी तरह से जो है आज का बिहार का भूगोल हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसी में बिहार की अर्थव्यवस्था, तो आप हमसे कंटिन्यू बने रहें। और आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार एसआई, बिहार पुलिस से बिहार मद्य निषेध का आ रहा है, तो इसमें बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।